वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इंसानी तजुर्बे के कुछ पहलुओं पे बात करेंगे। सोक्रेटिस, जिन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी का फादर माना जाता है, वह 500वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 470 बीसी में ग्रीस के एथेंस में पैदा हुए और वहीं उनका काम भी रहा। जबकि फादर स्टैन स्वामी 20वीं शताब्दी में 1937 में तमिलनाडु के त्रिची में पैदा हुए और ज्यादातर काम उनका बैंगलोर और झारखंड में रहा। तो आखिर इन दोनों में क्या समानताएं हो सकती हैं, क्या संबंध हो सकता है? तो चलिए अब हम सोक्रेटिस के ट्रायल और फांसी की सजा की घटना की तरफ बढ़ते हैं। सोक्रेटिस पे इल्जाम यह था कि वो स्टेट रिलीजन को नहीं मानता है, गलत खुदाओं को पूजता है और एथीस्ट यानी नास्तिक है। हालांकि आदमी या तो एथेइस्ट हो सकता है या गलत खुदाओं को पूज सकता है, दोनों तो हो नहीं सकता है। और ये बात सोक्रेटिस ने बड़े मजे से अपने ट्रायल में पेश भी की। इसके अलावा सोक्रेटिस पे यह भी इल्जाम था कि वो अपने बातों से और हरकतों से यूथ को करप्ट करता है। सोक्रेटिस ने डिफेंस में यह दलील पेश की कि उनका मकसद सिर्फ एजुकेशन देना है और इससे समाज एनलाइटेंड होता है और एथेंस की तरक्की में भी फायदा पहुंचता है। लेकिन असल बात यह थी कि एथेंस के पुराने राइवल स्पार्टा से हारने के बाद जब एथेंस में स्पार्टा के पपेट्स 30 टायरेंट्स यानी 30 डिक्टेटरों की सरकार आई तो उनके सरगना क्रिटियस और एल्किबियाडिस दोनों सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स ही ठहरे। अच्छा, क्रिटियस प्लेटो के ही अंकल थे। तो इसके बाद जब एथेंस में 399 बीसी में डेमोक्रेसी वापस आई तो डेमोक्रेट्स, खासतौर पे उनके लीडर एन्यूटूस ने सोक्रेटिस को सजा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा सोक्रेटिस एथेनियन डेमोक्रेसी की कमियों को भी उजागर किया करते थे। उस वक्त एथेंस में आम जनता कुछ पॉलिटिशियंस के लच्छेदार स्पीचेस सुन करके अपना दिमाग लगाए बिना, अपना रीजन इस्तेमाल किए बिना उनके पीछे हो लेते थे। और ये कहानी इतिहास में अक्सर रिपीट होती रही है। अपने ही देश को देख लें। लेकिन ये घटना दिखाती है कि डिसेंट को ना तो उस वक्त के लोग बर्दाश्त करते थे और ना आज के। उन्हें डेमोक्रेसी के भलाई के लिए क्रिटिसिज्म करने वाले लोग और डेमोक्रेसी के खिलाफ वाले लोगों में फर्क ही नहीं समझ आता है। खैर, सोक्रेटिस ने सजा कबूल की और हिमलॉक नामक जहर का प्याला पी गए। हालांकि उनके शागिर्दों ने उन्हें भाग जाने की सलाह भी दी और ये आम रिवाज भी था उस वक्त। लेकिन सोक्रेटिस का कहना था कि अगर वो भाग गए तो ना ही सिर्फ लोग उन्हें गलत समझेंगे, बल्कि जिस कानून पर उनका काम रहा है, जिस समाज और राज्य को बेहतर तरह से चलाने के तरीकों पर उनका काम रहा है, उस कानून की तौहीन होगी। इसलिए जिस कानून ने उन्हें सजा दी है, भले ही तरीका गलत रहा हो, भले ही कानून में कमियां हो, लेकिन जो कानून की व्यवस्था है उससे विश्वास वो नहीं उठने देंगे और अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को यूं ही पानी में नहीं बहा डालेंगे। चलिए अब हम नजर डालते हैं स्टैन स्वामी के एक्सपीरियंस पर। स्टैन स्वामी एक जेसूट प्रीस्ट थे। आसान शब्दों में जेसूट्स रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का ही एक मिशनरी ग्रुप है जिसका फोकस रिसर्च और एजुकेशन होता है। इस सिलसिले में स्टैन स्वामी ने एजुकेशन के सेक्टर में तो काम किया ही, वो 15 साल तक बैंगलोर के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में कार्यरत रहे और उसके डायरेक्टर भी बने। उसके बाद 1990 से झारखंड के अलग अलग जेसूट इंस्टीट्यूशंस में भी काम करते रहे। लेकिन उनका फोकस रहा आदिवासियों की जो बदहाली थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन और उनके ऊपर जुल्म जो हो रहे थे, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। माइंस के लिए, डैम्स और कॉलोनीज बनाने के लिए आदिवासियों से जमीनें ले ली जाती थी और उनको मुआवजा भी नहीं मिलता था।
इसके अलावा जिन जंगलों में आदिवासी रह रहे थे उसकी उपज से भी अंग्रेजों ने उनसे अधिकार छीन लिया था, जो अब 15 साल पहले जाकर के वापस उन्हें 2006 में मिला है। माओइस्ट गतिविधि के बाद बहुत सारे बेगुनाह आदिवासियों को भी जेल में डाला जाने लगा। ज्यादातर उन्हें जो आदिवासियों के जमीन के छीने जाने और उनके डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। इसी सिलसिले में स्टैन स्वामी ट्राइबल्स के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। जब 2018 में भीमा कोरेगांव वायलेंस हुआ तो पुणे पुलिस द्वारा इसके पीछे माओवादियों का हाथ होने का इल्जाम लगाया गया और स्टैन स्वामी को भी इस साजिश में शामिल होने के चार्ज पर बाद में एनआईए द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया कि उनके कंप्यूटर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जो माओवादियों से उनके संबंध साबित करते हैं। हालांकि स्टैन स्वामी ने इसका खंडन किया। हाल ही में यूएस के एक फॉरेन एजेंसी का कहना है कि भीमा कोरेगांव के एक दूसरे एक्यूज्ड सुरेंद्र गैडलिंग के कंप्यूटर पे ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स प्लांट किए गए थे। खैर, स्टैन स्वामी पे एंटी टेररिज्म एक्ट यूएपीए के अंदर चार्जेस लगाए गए और कहा गया कि वो एक आर्म्ड मिलिशिया खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 83 साल के स्टैन स्वामी ने, जिन्हें पार्किंसंस डिजीज भी था, हेल्थ के ग्राउंड पे कई बार स्पेशल एनआईए कोर्ट से बेल लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार बेल रिजेक्ट कर दिया गया। फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें अच्छे से अच्छे इलाज की सुविधा मुहैया कराई, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुका था और उसके बाद जो हुआ वो तो हमारे सामने ही है। इस पूरे सिलसिले में गौरतलब बात यह है कि सोक्रेटिस को तब और स्टैन स्वामी को अब कानून की कमियों ने ही मारा है। उस वक्त एथेंस में कोर्ट्स के अंदर उसूलों के बजाय मेजॉरिटी द्वारा फैसला किया जाता था, जिसका खामियाजा सोक्रेटिस को भुगतना पड़ा। यह समझना जरूरी है कि सरकारें भले ही मेजॉरिटी के बेसिस पे बनती हो डेमोक्रेसी में, लेकिन कोर्ट्स के फैसले उसूलों और नियम कानून के आधार पर लिया जाता है। तो आज जब कम से कम थ्योरी में कोर्ट्स के फैसले उसूलों के आधार पर किए जाते हैं, फिर भी यूएपीए जैसे कानून के मिसयूज के लिए जुडिशरी अभी तक कोई इफेक्टिव प्रोसीजर यानी उससे बचाव के लिए कोई इफेक्टिव उपाय नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन फिर भी, और ये दूसरी अहम और गौरतलब बात है, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस कानून और उसकी व्यवस्था की स्थापना की जाती है, उस कानून की खामियों की वजह से अगर किसी सोक्रेटिस, किसी जॉन लिल्बर्न, किसी स्टैन स्वामी को अगर जान से भी हाथ धोना पड़े, तो वो कानून की खामियों को तो उजागर करते रहते हैं, लेकिन कानून से बच करके नहीं भागते हैं। एक बात यह भी है कि अगर हम कानून से बचकर भागेंगे तो शायद हम तो बच जाएं, लेकिन समाज की जो एक टूटी व्यवस्था है उसका समाज हमेशा शिकार होता रहेगा। इसके अलावा अहम बात यह है कि स्टेट यानी सरकार का जो तंत्र है उसका रसूखदार लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाना अपने फायदे के लिए ज्यादा आसान है और इससे आम जनता को नुकसान भी पहुंचता है। इसलिए स्टेट के पास जितना कम पावर हो, समाज के लिए उतना ही अच्छा है। ध्यान रहे कि जो आज रसूखदार हैं वो कल को नहीं भी रह सकते हैं। आम जनता की तादाद हमेशा ज्यादा रहती है, इसलिए सरकार के पास कम अधिकार होना और उसका बधा हुआ होना सबके फायदे में है। इन्हीं मुद्दों पर अगर कोई सोक्रेटिस या स्टैन स्वामी आम जनता में सोचने समझने की सलाहियत डेवलप करने की कोशिश करता है, तो स्टेट को यह बात ना तब रास आई थी और ना अब रास आती है। तो सोक्रेटिस और स्टैन स्वामी में क्या संबंध है? यह संबंध है शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज का, इतिहास के दोहराए जाने का, मिलती जुलती घटनाओं के रेपिटेशन का। किरदार वही रहते हैं, बस अदाकार बदलते रहते हैं।
लेकिन क्या मुल्कों की हिस्ट्री में ऐसे ही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रिपीट होते हैं? इसी संदर्भ में समाज के लिए हमारे पास दूसरे उदाहरण भी हैं। फ्रांस में जब छात्र चार्ल्स डी गॉल के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अरेस्ट किए गए थे, तो प्रेसिडेंट गॉल ने उन्हें आजाद करते हुए कहा था कि वोल्टेयर को अरेस्ट नहीं किया जाता है। यानी जो समाज का कॉन्शियंस कीपर है, जो समाज को शीशा दिखलाता है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है, वरना समाज में सुधार और तरक्की होना बंद हो जाएगा। इसलिए एक समाज और एक देश की तरह हमें इस उदाहरण का पालन करना चाहिए, ना कि सुकरातीस पे ढाए गए जुल्म जैसे एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है।